Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 मई 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मंगोलिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में जो आर्टिकल है वो तो डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या एक बेसिक सा मैसेज है पाकिस्तान के लिए, वो उसको सब कुछ समझेंगे। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल था, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो गया है दोस्तों, आप लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं जो हमारे द हिंदू में कवर नहीं होते हैं दूसरे अखबारों के अंदर में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो। वहाँ पे कुछ मेजर आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। वो मेजर के आर्टिकल्स दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही यानी मॉर्निंग वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये वाला वीडियो, जो बेसिकली आपके एंटायर न्यूज़पेपर को कवर करता है। तो चलिए फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आओगे तो आर्टिकल ये वाला है और ये वाला है, दोनों काम के हैं। यहाँ पे कुछ अलग से नोट नहीं करना है, बस खाली आर्टिकल से जानकारी लेनी नहीं है कि हाँ ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट के ऊपर में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, रूबियो का क्या स्टेटमेंट है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है ट्रंप के ये सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर में कि हाँ कश्मीर को लेकर मीडिएट करवा दूंगा और व्यापार की धमकी की वजह से वॉर रुक गया, जो भी कुछ है वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद ये आर्टिकल थंबनेल में मेंशन किया है, इसको तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो पेज नंबर 2 आएगा। पेज नंबर 2 पे कुछ भी ऐसा काम का नहीं है, सारे स्टेट वाले पेज हैं। आज यहाँ पर इन पेजेस पर, लोकल पेजेस पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा जो रेलिवेंट हो। फिर सीधा और डायरेक्ट आपको जंप करना है एडिटोरियल सेक्शन पे, दैट इज़ पेज नंबर 8। एडिटोरियल पे देखोगे दोस्तों तो ये एडिटोरियल हमारे लिए काम का है बहुत ज़्यादा। 2 राइटर हैं, इन्होंने मिलकर डिस्कस किया है इंडिया के अंदर में जो एजुकेशन है बिना एम्प्लॉयमेंट का, ये कितना बड़ा सिनेरियो है और आज के समय पर इसको डील करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बड़ी रैंकिंग्स आती हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी को लेकर। भले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया हो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इस पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। या फिर आप कह सकते हैं इस आर्टिकल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी सारे एस्पेक्ट में क्रिटिसाइज भी किया गया है। वो सब कुछ क्या है वी विल डिस्कस। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल इज़ अबाउट इकोलॉजी इज़ द वर्ल्ड्स परमानेंट इकॉनमी। देखिए जो ह्यूमन है, जो इंसान है और साथ ही साथ में एनवायरमेंट है, इकॉनमी है, सबके बीच में बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। राइटर कहते हैं सर इकॉनमी इज इक्वल्स टू नेचर। ठीक है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू नेचर। डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे राइटर क्या क्या एस्पेक्ट को डील करते हैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत काम का आपका आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आओगे, पेज नंबर 10 पे एक आर्टिकल ये प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिपेयर मूवमेंट भारत में कहाँ पर और किस तरीके से पकड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर में एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है, इस इंडेक्स का मतलब क्या है इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पेज नंबर 12 पर देखोगे नकली शराब की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु होना, उसके बारे में थोड़ा मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे पेज नंबर 13 के ऊपर में आपको मॉनसून वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा, अगेन नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 14 पर आओगे, बिल्कुल ये है बहुत काम का आर्टिकल। इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दिया है ऑफ आर प्लान यह है कि हम भी अमेरिका के इंपोर्ट्स के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, स्पेशली स्टील और एल्यूमिनियम का ये पूरा मामला है। मामला एग्जैक्टली कहाँ तक जा चुका है, इससे ट्रेड को लेकर क्या इश्यूज़ होंगे समझेंगे। फिर ये आर्टिकल है जिसको छोड़ना नहीं है, आप में से काफ़ी लोग इसको छोड़ने वाले हैं, लो मैंने इसको हाईलाइट ही कर दिया। काफ़ी काम का है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने भर के पूछे हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जूट की, उसके अलावा यहाँ पर एमएसपी पॉलिसी की जो स्पेशली यहाँ पर जूट को लेकर डील कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आर्टिकल काम के हैं। सिलेबस पढ़ा होगा तो आप आराम से आर्टिकल्स को लिंक कर पाएंगे। बिजनेस पेज पे वही रिटेल इन्फ्लेशन, भाई रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अब ये देखो होलसेल रिटेल हर महीने रिलीज होता रहता है। ठीक है, कोई ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर काम का नहीं है। वर्ल्ड पेज पर आओगे तो बिल्कुल वर्ल्ड पेज पर वैसे तो कोई ज़्यादा चीज़ काम की नहीं है। ठीक है, ट्रंप जो है
सऊदी अरेबिया के जो कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान इनके साथ में डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन के दौरान भी कई बार कश्मीर का मुद्दा यहाँ पे इन्होंने उठाया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में बात हुई, कि ट्रेड को लेकर बात हुई। खैर ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है जितना काम का ये वाला आर्टिकल है। इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर ट्रेजरी बिल स्पेशली $50 मिलियन का यहाँ पे अनाउंस कर दिया है टू हेल्प दी मालदीव्स। मालदीव्स की मदद करने के लिए हम उतरे हैं, और इससे पहले भी हम लोग, चाहे वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो या दूसरे और प्रकार का आरबीआई का सपोर्ट हो, वो फाइनेंशियल सपोर्ट पहले भी मालदीव्स को दिया जा चुका है। ये सब क्यों कर रहे हैं, रीज़न यहाँ पर हम लोग समझेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। आईपीएल को लेकर अपडेट है, बाकी सारी और यहाँ पर टेस्ट मैचेस को लेकर और क्रिकेट को लेकर ही मेजॉरिटी ऑफ अपडेट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। यू कैन स्किप। देन उसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला पेज नंबर एंड कह सकते हैं, साइंस एंड टेक वाला पेज है। पहला आर्टिकल कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी खास इन्फॉर्मेशन लास्ट वाले आर्टिकल में है। साइंस एंड टेक के पेज पर दिस इज़ क्वेश्चन कॉर्नर। यहाँ पे बात हो रहा है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू टर्न लेड इनटू गोल्ड। जो लेड होता है, इस लेड से सोना बनाया जाता है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसमें LHC दैट इज़ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का उपयोग क्या होता है, ये भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो ये था दोस्तों आपका ओवरव्यू पूरा का पूरा। आइए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला आर्टिकल थंबनेल पर मेंशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली आदमपुर एयरबेस को विजिट करते हैं, जो पाकिस्तान से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है। पंजाब के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाते हैं कल, और जाने के बाद में 25 मिनट की एक स्पीच होती है। उस स्पीच के अंदर में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया है हमारे सोल्जर्स के माध्यम से, उन सोल्जर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। ये लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आदमपुर एयरबेस दोस्तों, यहीं पर हमारा S-400 है। ये फोटो इसलिए रेलिवेंट है, पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है दोस्तों S-400, जो रशिया से हम लोगों ने परचेज़ किया था। पाकिस्तान ये कह रहा था या क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान ने हमारा एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। सॉरी, एयरबेस कर रहा हूँ, एयरबेस को ही नहीं, इन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। पीएम मोदी कह रहे हैं लीजिए आप यहाँ पर, मैं यहीं से स्पीच दे रहा हूँ, मेरे पीछे S-400 सिस्टम भी है, एयरबेस भी यहीं पर है। क्या डिस्ट्रॉय किया है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, सोशल मीडिया नहीं। क्योंकि आप देखोगे रिसेंट जो इंटरव्यू आए, इंटरनेशनल इतनी बेइज्जती करवा चुके हैं पाकिस्तान वाले। इनसे पूछा गया प्रूफ क्या है, वो कह रहे हैं 5 फाइटर जेट मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। प्रूफ वो कह रहा है इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सभी कुछ प्रेजेंट है, देख लो। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ प्रेजेंट है, क्या वो सब सही है? मतलब ये है पाकिस्तान का एक मेजर सोर्स विच इज़ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इनका मेजर सोर्स है। किसी ने भी कह दिया तो वो मान लो, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं। जबकि इंडिया ने 4K इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करवाई हैं विद प्रॉपर एविडेंस। देखो यहाँ पर अटैक हुआ है, अरे पाकिस्तान वालों तुम्हारे खुद के लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है। रावलपिंडी का वीडियो आप देख पाओगे। लोग कह रहे हैं अरे अटैक हो गया। आसमानी बिजली नहीं है वो, लोग कह रहे हैं मतलब इस तरीके की जो चीज़ें चल रही थी। अब दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, ये जो सब कुछ हुआ है, एक मैसिव सा स्पीच यहाँ पर दिया गया है कुछ मिनटों का इस एयरबेस के पास में, मतलब इस एयरबेस पर, जो कि 100 किलोमीटर दूरी पर है पाकिस्तान बॉर्डर से। जो रिसेंट डिस्प्यूट हुआ है, उन सब डिस्प्यूट को लेकर जितना भी डिस्कशन हुआ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए S-400 मिसाइल लॉन्चर मेरे पीछे ही रखा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारा एयरबेस उड़ा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी डिस्ट्रक्शन ये भारत के अंदर में नहीं मचा पाए हैं जितना डिस्ट्रक्शन इंडिया ने मचाया। इंडिया ने इवन यहाँ पर पीएम मोदी मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान को हमने हिट किया है, इनके 9 टेरर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया है। उसके अलावा 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज किया गया है। इनके 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जिसमें यहाँ पर अभी एक शक है न्यूक्लियर लीक का भी। वो न्यूक्लियर लीक का पूरा इशू है क्या एग्जैक्टली, क्या हमने कोई न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटीज़ को हिट कर दिया है ना? तो ऐसा कोई क्वेश्चन उठ रहा है। कल उसके बारे में पूरा एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ। समझ गए? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। स्पेशल फोकस इस पूरे आर्टिकल का या इस वीडियो का या इस पिक्चर का जो है वो है S-400। S-400 के बारे में आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं एग्जाम में आने वाले समय पर S-400 को लेकर क्वेश्चन आने वाला है। चाहे वो S-400 हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, बैराक डिफेंस सिस्टम हो, सवाल बन सकते हैं। याद रखिए क्योंकि ये चर्चाओं में ही इतना है। जब हम बात करते हैं S-400 की, जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इसने मार के गिरा दिया है, ये S-400 दोस्तों हम लोगों ने रशिया से परचेज किया है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। साल 2018 में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लगभग 39,000 करोड़ रुपीस का, कि हम रशिया से 5 S-400 सिस्टम को परचेज करेंगे।
और इन 5 में से जो पहला यूनिट है वो साल 2021 में डिलीवर हुआ। अभी तक 3 यूनिट्स हमारे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे हैं 2 यूनिट्स जो नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि पूरे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि 3 यूनिट्स आए हैं, उसका हमने करा क्या? उसको हमने अपने पंजाब वाले बॉर्डर पर तैनात कर दिया। एक तो यहाँ पर आपने वही देखा जो फोटो नज़र आया है, ठीक है, आदमपुर एयरबेस से। अब एक्चुअली में हमारा मेन पर्पज़ यह है कि हम 5 S-400 सिस्टम के यूनिट्स को परचेस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यह है वाई। क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्योंकि 2 कंट्रीज ऐसे हैं भारत के, चाइना और पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, रिलेशंस हमारे अच्छे हैं नहीं, बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स हैं। अगर हमारे पास में 5 S-400 यूनिट्स होंगे तो एक तो लगाएंगे हम इधर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, दूसरा लगाएंगे इधर पंजाब वाले रीजन में, तीसरा लगाएंगे राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। और फिर ये तो दोस्तों पाकिस्तान वाला एरिया कवर हो गया। दागो मिसाइल हम हवा में मार के गिरा देंगे अपने S-400 से। फिर उसके बाद ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर को शेयर करता है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर S-400 को तैनात करना हमारा मेन पर्पज़ है। S-400 नाम से पता चल रहा है, S-400, 400 मतलब 400 किलोमीटर की रेंज की यहाँ पर ये मैसिव मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। नाउ क्वेश्चन यह है, हाउ डज द S-400 वर्क्स, कैसे यहाँ पर ये काम करता है। S-400 में आपको 4 मेजर कंपोनेंट्स नजर आएंगे। कंपोनेंट नंबर 1 आपका सर्विलांस रडार है, दूसरा कमांड व्हीकल है, तीसरा रडार है एंड चौथा लॉन्च व्हीकल है। तो सर्विलांस रखा जाएगा, पहले पूरी निगरानी रखी रही होगे हम लोग, और दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट आएगा, दुश्मन का कोई भी ड्रोन आएगा, सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया जाएगा, कमांड व्हीकल तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, रडार से उसको डिटेक्ट करने के बाद में सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद में कमांड दी जाएगी लॉन्चर व्हीकल को, लॉन्चर व्हीकल से रॉकेट निकलेगा, दुश्मन के फाइटर जेट को या दुश्मन के ड्रोन्स को यहाँ पर इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कर सकता है क्या, वो उसने करा है, ठीक है। अब दोस्तों 3 एयर डिफेंस सिस्टम है जो चर्चाओं में है। एक तो रशिया का आयरन डोम भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि रिसेंट समय पर जब गाजा और इजराइल के बीच में, रशिया का कह रहा हूँ सॉरी, इजराइल का आयरन डोम चर्चाओं में रहता है, रशिया का तो S-400 है ही चर्चाओं में। तो इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उस दौरान यहाँ पर आयरन डोम का काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो आप देखोगे आकाश हो चाहे आयरन डोम हो चाहे S-400 हो, तीनों के बीच में एक कंपैरिजन आपको नजर आएगा। और कंपैरिजन क्या है, सिंपल सा है। जब आप इन तीनों के प्रकार के बारे में बात करोगे, आकाश इज ऑल्सो हा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जहां पर हम नीचे सतह से आसमान में दुश्मन के जो फाइटर जेट्स वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आयरन डोम की बात आती है तो अगेन ये भी यहाँ पर शॉर्ट रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की बात आएगी तो ये लॉन्ग रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। रेंज अगर आप देखोगे तो आकाश की ज़्यादा रेंज नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर मैक्सिमम। आयरन डोम की 4 से 70 किलोमीटर, S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज है। और ये तो रेंज है, रेंज। और आने मतलब दुश्मन का मान लो कोई अटैक हो रहा है और वो जो खतरा है वो थ्रेट है, उस थ्रेट को 600 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करने की ताकत रखता है यहाँ पर S-400। और रेंज तो 400 किलोमीटर है ही, तो दुश्मन के टारगेट को दूर से भी भेदने की ताकत है S-400 सिस्टम की। ये किस किस चीज़ को टारगेट करते हैं भाई, किसी भी चीज़ को टारगेट में आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया जा सकता है, या दुश्मन का रॉकेट है, आर्टिलरी शेल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ड्रोन है, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय हम लोग कर सकते हैं। S-400 को यूज़ करने में खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, समझ गए। जबकि यहाँ पर आकाश और आयरन डोम को यूज़ करने में थोड़ा सा खर्चा कम होता है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने ये वाला आर्टिकल देखा, ऐसे अभी एडिटोरियल भी पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो हर एक आर्टिकल के नोट्स क्रिएशन करना, उसके नोट्स बनाना, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैं करके देता हूँ। और एक ऐसा PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये PDFs पाने के लिए आप एक पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर जाना, और व्हाट्सएप पर जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो, उससे पहले ये तो सुन लो, इसको ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे जाओ, यहाँ पे नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, उसको चेक कर लेना, देख लेना कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो,
चलिए आगे आते हैं। मेक श्योर करना यार, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ इसको प्रेस कर देना। वीडियो डिले चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे साथ में यार इंटरनेट का इशू बहुत रहता है और मेरी हेल्थ का इशू बहुत रहता है, तो इस चक्कर में वीडियो कभी डिले हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है। लेकिन कोशिश यही है, इसलिए मैंने मॉर्निंग वाला वीडियो मेंटेन करने की कोशिश की है, उसको आगे मेंटेन किया जाएगा कि मॉर्निंग में कम से कम 6 बजे आपको एक करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेशन तो मिल जाए, जो कहीं पर भी कवर ना हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जो आर्टिकल छोटे मोटे होते हैं, इधर उधर के सोर्सेस में होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो 2 वीडियोस का माध्यम बस खाली यही है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कितना कवर कर सकता हूँ। एक वीडियो का भी कवरेज अगर मैं करूँ, सब चीज़ें मिला दूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। और वो देखने के बाद यहाँ पर पहली बात, वो जो नंबर देखोगे ना कि हाँ कितने मिनट का वीडियो है, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, एक तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल मेरा भी जा रहा होगा और आपका ही पोटेंशियल निचुड़ जाएगा पूरा उस वीडियो को कवर करने के लिए। अभी गैप तो मिल रहा है, आराम से 30-40 मिनट का सुबह का वीडियो है, उठा अपना यहाँ पर आप ऑब्वियसली फ्रेश हो रहे हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि इधर उधर टहल रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो उसी दौरान यहाँ पे वो वीडियो खड़े खड़े सुन लो, काम ख़त्म आपका। कि मेजोरिटी ऑफ चीज़ों से आप लोगों को कह सकते हैं कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, कुछ समझ में आ चुका है, और रात में एक बार मतलब जो पीडीएफ आपको दिया गया उसको रिवाइज़ कर लेना। फिर ये वाला वीडियो बीच में सेशन में अपलोड होता है, जो आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करवाता है, इसको बीच में देख लेना, ठीक है। वैसे इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 9 से 10:30 11 ऐसा टाइम चलता है। इस बीच में या तो लाइव सेशन हो जाता है, या ऑफलाइन अपलोड होना हो तो ऑफलाइन भी इसी पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के बीच में अपलोड होता है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल। अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट हुआ, इसमें यहाँ पर ट्रंप ने अपना ट्वीट किया। ट्रंप कहते हैं कि देखिए, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर टर गया है, और वो न्यूक्लियर वॉर टालने वाला एक व्यक्ति वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी है, लाखों लोगों की जान बचा ली है। क्रेडिट चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। अब इनके स्टेटमेंट तो बहुत सारे हैं, जगह जगह पे ये इस चीज़ को बार बार इसी चीज़ को यहाँ पर अनाउंस करे जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया गए, कल फिर से ये बात अपनी स्पीच में बोल दिया। इंडिया पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पे करने की क्या ज़रूरत थी यार, आप वहाँ पे भी जिक्र कर रहे हैं। आपको कश्मीर में, मतलब कश्मीर वाले मुद्दे में क्यों आने की ज़रूरत है? हम अपने हिसाब से रिजॉल्व कर लेंगे। हम नहीं चाहते कोई थर्ड कंट्री आए कश्मीर वाला मैटर को रिजॉल्व करवाने के लिए, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, जब इंडिया पाकिस्तान का ये पूरा डिस्प्यूट चला, तो इस डिस्प्यूट के दौरान यूएस यहाँ पर बीच में आया, एक ट्वीट किया कि हमने भैया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया। यूएस ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया, युद्ध विराम लगवा दिया, जिस युद्ध विराम की रिस्पेक्ट पाकिस्तान ने बिल्कुल भी की नहीं, और जोकर बना दिया ट्रंप को। दूसरी तरफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करा गया है, ऐसा यहाँ पर ट्रंप का कहना है। तीसरा कि देखिए, यहाँ पर ये धमकी दे रहे थे कि दोनों के देशों के साथ में ट्रेड रोक देंगे, अब ट्रेड रोक देंगे, इस डर के मारे दोनों ने युद्ध रोक दिया, ऐसा इनका कहना है। ये कहते हैं कश्मीर 1000 साल पुराना मुद्दा है। भाई कहाँ जी रहे हो? 1000 साल पुराना मुद्दा है कश्मीर का, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। कश्मीर हमारा था, है और आगे भी रहेगा, इसको लेकर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और आगे कोई डिस्प्यूट होगा हम उसको रीगेन करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी वार्निंग दी जा चुकी है। फिर ये मेंशन करते हैं कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये पूरा मामला है, इसको टालने में इनका बड़ा रोल है। इंडिया पाकिस्तान दोनों को एक न्यूट्रल वेन्यू पर बुलाया, बातचीत करवाई गई, जिससे मामला टला। ये ट्रंप का कहना है, जिसको ऑब्वियस सी बातें डील करना ज़रूरी था, इंडिया की साइड से कुछ बोलना ज़रूरी था कि भैया यहाँ पे ट्रंप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ये आते हैं मीडिया में। इनका कहना यह है कि देखिए, एक एक करके यहाँ पर ट्रंप के जो पॉइंट्स हैं उनको काउंटर करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, क्या यूएस ने भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवाया है? नो। ये जो अग्रीमेंट है ये डायरेक्टली हुआ है बिटवीन द डीजीएमओज। कल मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया भी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये आपने पढ़ा था ना कल। तो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में डायरेक्टली डिस्कशन हुआ है, और पाकिस्तान की साइड से रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, हमने डिस्ट्रक्शन मचा रखा था पाकिस्तान के अंदर, मैं क्यों ना कहता वो। दूसरा इनका कहना है कि देखिए, जो ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है रुक गया है, नहीं, अभी जो मिलिट्री एक्शन है ये ऑब्वियस ही बात है अभी भी चल रहा है। कोई पाकिस्तान की साइड से कुछ होगा और वी विल रिटेलिएट, हम लोग वापस से अटैक करेंगे, ठीक है, कुछ करके तो देखो। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि ट्रंप कहते हैं मैंने व्यापार की धमकी दी इसलिए यहाँ पर ये मामला रुका, नहीं। ये कहते हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो कहते हैं भाई ट्रेड को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है यूएसए के साथ में, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो आप कैसे कह रहे हैं? कश्मीर वाला मुद्दा आया तो यहाँ पर हमारे एमईए कहते हैं कि टॉक्स विल बी बायलैटरल, जो भी कश्मीर का डिस्कशन होगा वो खुद भारत पाकिस्तान मिलकर निपटाएगा, और टॉपिक ये होना चाहिए पीओके की वापसी की। पीओके हमारा है
और जिसको इलीगल तरीके से कब्जाया गया है पाकिस्तान की साइड से, उसको वापस करने के लिए कह रहे हो, बात कर रहे हो तो बताओ। ठीक है, उसको रिटर्न करवाना है, उस पर डिस्कशन करना है तो बताइए। और जब बात रही इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रोकने की या दोनों को स्टॉप करने की, तो ऑलरेडी ये एक तरफा वॉर थी, आपको पता है, पूरा इंडिया के पक्ष में मामला था। रिजल्ट ये था क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, विच इज़ क्लियरली विजिबल। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि किस तरीके से टेररिस्ट के, जब आतंकवादियों को मारा गया है, उनके फिनरल के अंदर, उनके जनाजे में वहाँ की मिलिट्री ऑफिसर पहुँच रही है। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी शेमफुल। अब क्या होता है दोस्तों, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद डिसाइड कर देती है मुझे जाना कहाँ है। उन्हें पता है कि हाँ कौन सा देश है जो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शुरू से प्ले करता हुआ आया है, वो है इंडिया। ठीक है, और वे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर कोई न्यूट्रल वेन्यू पे डिस्कशन हुआ है, ऐसा कोई भी डिस्कशन प्लान नहीं किया गया था। सो उसको भी खारिज कर दिया गया है। जितने भी क्लेम है वो ये है मामला दोस्तों, ट्रंप का यह है कहना है, इंडिया के रिस्पॉन्स में ये है कहना जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले ही आपको पता होगा। यहां पर आप केवल आर्टिकल सुनिए वरना बार बार डिस्टर्बेंस होगा, बीच में बोलूंगा ये पेज नंबर, ये वो ये। ठीक है, इसको छोड़ो, आर्टिकल पर आओ। यहां पर ये राइटर हैं, बात करते हैं इन इंडिया एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो है करंट समय पर। आर्टिकल में राइटर क्या कहना चाहते हैं, चलिए लेट्स टेक अ बैकग्राउंड लेकर समझते हैं एग्जैक्टली मामला है क्या। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमारी सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्लेम्स हैं, ये बात यहाँ पर राइटर का कहना है। अब वो क्लेम क्या है, इसको कहते हैं, इसको लेकर कहते हैं राइटर कि देखिए हमारी सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाइक अटल टिंकरिंग लैब्स, आपको ये देखने को मिल जाती हैं, तो भारत सरकार ने बनाया। दूसरा जो बनाया है वो है अर्ली कोडिंग इन मिडिल स्कूल्स, इसको करंट समय पर हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड द थर्ड नंबर इज इंक्लूजन ऑफ SC ST एंड मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स इन एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंक्लूजन कर रहे हैं, अर्ली कोडिंग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के ऊपर में काम हो रहा है, ये बात राइटर कह रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति लेकर आई गई थी 2020 में, उसमें अनाउंस किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या इसको यूज़ किया जा रहा है? नहीं, ये कह रहे हैं राइटर, ये जो हुआ है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इट इज़ ओनली अ लिप सर्विस। ये कहने वाली बात है, बोलने वाली बात है, इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से आज तक नहीं किया गया है। यह है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। ऑथर ये आर्ग्यू करते हैं आज हमारे देश का एजुकेशन है कैसा, आज हमारे देश का एजुकेशन है विदाउट एम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं देश में, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आप देख पाओगे मैक्सिमम लोग ग्रेजुएटेड हैं, उनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है, बट रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहीं पर एक डिबेट छिड़ जाती है सर जी, और वो डिबेट है एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी। एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ पर याद रखिएगा। आइए इस डिबेट में राइटर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो ये कहना चाहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज ऑलरेडी डिसकनेक्टेड फ्रॉम मार्केट रियलिटीज़। जो करंट समय पर दुनिया में रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को भारत का एजुकेशन सिस्टम फुलफिल नहीं करता है। हम सिखाते हैं रट्टाफिकेशन, और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दे कर आओ, और उसके अगले दिन वो सब चीज़ें जो आपने पढ़ी है वो भूल जाओ। स्टूडेंट्स को ना ही हम लोगों ने कोई स्किल्स दी है, ना ही हम उसके किसी प्रकार के टैलेंट को रिफाइन कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पर उसके किसी टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये करना ज़रूरी है। ऑथर ये कहते हैं ये जो गैम्बलिंग चल रही है ना एजुकेशन के अंदर में, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ को लेकर हो रहा है सर? सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्वालिटी को लेकर। आज आप देखोगे जो डिग्रीज़ हैं, किसके पास डिग्री नहीं है? मैक्सिमम लोगों के पास में डिग्रीज़ हैं, और किसी किसी के पास में बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। PhD करे हुए लोग यहाँ पर एकदम लो क्लास की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनके फॉर्म्स निकल कर आए हैं। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यहाँ पर क्या होगी? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। डिग्रीज़ आज के समय पर मीनिंगलेस हो गई हैं, क्योंकि इस डिग्री का मतलब ऐसा नहीं है कि डिग्री के बाद जॉब मिल जाएगी, जैसे पहले चलता था भैया ग्रेजुएशन कर लो नौकरी आपके हाथ में। नहीं, डिग्रीज हैव बिकम मीनिंगलेस एज दे डू नॉट गारंटी जॉब्स। आज के समय पर कोई जॉब्स यहाँ पे इन डिग्री से नहीं मिल पा रही है, ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें राइटर का क्या कहना है, ये मेंशन करते हैं कि एजुकेशन दोनों चीज़ों में फेल हो चुका है। एक्सीलेंस में, एक तो क्वालिटी वो नहीं दे रहे हैं हम लोग,
दूसरा यहाँ पर मीनिंगलेस, मतलब सॉरी इक्विटी, यानी कि आप देखोगे जिस तरीके से उसका वैल्यू होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं अपने देश में, लेकिन वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो कौन से ग्रेजुएट्स हैं, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जिनके पास में कोई रोजगार वगैरह नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट राइटर यहाँ पे काउंटर करते हैं सर। थर्ड पॉइंट में राइटर कहते हैं कि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जितनी तरीके से हाइप क्रिएट की गई थी, वो जो हाइप है ना वो बेकार है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, शिक्षा में एकदम से बड़ा सुधार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट अ यूनिक प्रोसेस। इससे पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। राइटर कहते हैं पहला स्टेप अगर आप देखोगे, विच इज राधा कृष्णन कमीशन आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, याद रखिए, ठीक है। 1948 में राधा कृष्णन कमीशन बनाया गया। सेकंड आप देखेंगे विच इज कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो आप सुन लिया होगा, 1966 में बनाया गया। एंड थर्ड वन इज ऑफिसर्स कमीशन, ये याद रखिए दोस्तों। अभी ऑफिसर कमीशन जो है इसको 1985 में बनाया गया। ये तीनों के तीनों जो कमीशंस थे दोस्तों, इन तीनों कमीशंस का मेन पर्पस यही था एजुकेशन में चेंजेस को लेकर आना। वही चीज़ हमने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वापस से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ अलग से, कोई अलग से हमने एक्स्ट्रा चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये भी बस खाली हमारी जो लंबी लिस्ट है अलग अलग नीतियों की, इसी में ही यहाँ पर इसको जोड़ लो, नेशनल एजुकेशन 2020। क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रॉमिस है ना, वो प्रॉमिस नहीं है, वो ओवर प्रॉमिस है, ओवर प्रॉमिस है, और दूसरी तरफ वो अनडिलीवर है उनका। मतलब आज के समय पर आप कह सकते हैं उन प्रॉमिस को कहीं से कहीं तक पूरा नहीं किया जा रहा है। ये हमारे पास में एक बड़ा चैलेंज है, उन प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जा रहा है, केवल कहने वाली बात है। ये राइटर का यहाँ पर कहना है। क्लियर हो गया? चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। अब आते हैं दूसरे साइड पे। अब यहाँ पे राइटर और क्या कहते हैं, सर जी इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना। राइटर कहते हैं कि सुनिए, जो एजुकेशन की जब बात आती है तो एजुकेशन में होना क्या चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए वेल राउंडेड एजुकेशन, ठीक है। अब जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ वेल राउंडेड एजुकेशन, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें एजुकेशन में काम करना होगा डेप्थ और ब्रेड्थ के ऊपर में, ठीक है। यानी कि हमें एजुकेशन की लंबाई चौड़ाई दोनों पे काम करना है। अब लंबाई चौड़ाई का मतलब क्या है, डेप्थ की जब हम बात कर रहे हैं, गहराई की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मेन पर्पज़ है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की। कुछ ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए या कुछ ऐसा एजुकेशन लाइफ में इंक्लूड किया जाए या एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड किया जाए, भाई उस बच्चे के जीवन में उसका उपयोग हो। आज वो चीज़ें जो पढ़ रहा है आज, या आप इतना कुछ पढ़वाने के बाद में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें एक बार नौकरी लेने के बाद में इस्तेमाल नहीं होती हैं, या वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। तो कम से कम कुछ ऐसी स्किल्स दो जो जॉब स्पेसिफिक हो, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करे तो उसके पास में टैलेंट वो शुरू से हो, तुरंत यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सके, उसको अपॉर्चुनिटीज़ आराम से मिल सकें। समझ गए? फिर बात आती है यहाँ पर ब्रेड की। तो हमें आज के समय पर चेंजेस को बहुत तेज़ी से करना होगा, समय के हिसाब से करना होगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं आज के समय पर एजुकेशन को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हैं या ऑब्सोलीट आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। इसको रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन मस्ट इवॉल्व विद इंडस्ट्री नीड्स। कहने का मतलब राइटर का यही है कि भाई अगर इंडस्ट्री की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं क्या, जैसे आज के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को लेकर शुरू से हम बच्चे के स्किल्स पे काम कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, उस बच्चे के ज़िंदगी के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। नहीं तो फिर वही जो आज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें आगे जाके और शर्मिंदा करेगा, और हम अपने देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। नौजवान की पॉपुलेशन है, उसका सही तरीके से उपयोग करना, उसको सही एजुकेशन देना, तभी आपके कंट्री के प्रति वो कंट्रीब्यूट दे पाएंगे या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर, ध्यान रखिए दोस्तों, इंडिया में जो ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकना यार, तो इस वाले पॉइंट को लिख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़े साफ राइटिंग में लिख देता हूँ। इंडिया का जो ग्रेजुएशन रेट है दोस्तों, वो रेट है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट मतलब थमा हुआ,
ठीक है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा है, आगे एक जगह पर रुका हुआ है, तो स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट मतलब ज़्यादा एक्सपेंशन उसमें नहीं नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल राइटर कहते हैं 2023 और 2025 के इस रेट को कंपेयर कर लो। सर 2023 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 44.3% के आसपास ऐसे लोग थे जो ग्रेजुएट करे हैं। 44.3%। हम क्या चाह रहे थे कि अब की बार ग्रेजुएशन वाले लोग और बढ़ेंगे। 2025 में नंबर कम हो गया, 42.6 हो गया, फिर ये आगे जाके बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर 44, 43, ऐसे ही बीच में यहाँ पर चल रहा है लंबे समय से। तो ये हमारे लिए दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइटर का ये कहना है। फिर उसके बाद में ऑथर एक और मेजर पॉइंट को टैकल करते हैं। वो ये कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस था कि एजुकेशन को और ज़्यादा सुधारना। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आपको एजुकेशन के अंदर में और लेज़ी बना रहा है। ठीक है, कोई लगातार पहले ग्रेजुएशन करता था तो उसको कंप्लीट करना पड़ता था, उसका जिम्मेदारी थी। अब बीच में वो छोड़ सकता है, दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। इससे उसके अंदर में और लेजीनेस बढ़ चुका है, उसका डिग्री और लेट पूरा हो रहा है, बीच बीच में गैप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसको और भी लो क्वालिटी की जॉब्स मिल रही हैं। तो राइटर कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई तो इसलिए गई थी ताकि वो एजुकेशन में सुधार करेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डिज़ाइन है वो में एक्चुअली डिवैल्यूएट एजुकेशन, उसने एजुकेशन को और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में डाल दिया है, जहाँ पे लो स्किल्स जॉब लगातार बढ़ रही हैं, एजुकेशन टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है। समझ गए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक आउटडेटेड मॉडल के ऊपर में काम कर रहा है, जो पुराना वाला मॉडल है। और सबसे बड़ी चीज़, आपने इस मॉडल को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन मॉडल को आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाए। ये यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों। उस मॉडल को फाइनेंशियल सपोर्ट देना ज़रूरी था। जब तक पैसा खर्च नहीं करोगे तब तक वो कैसे होगा। केवल लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। लिप सर्विस की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि केवल बोल बच्चन कर देना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको एकदम ग्राउंड लेवल पर लागू किस तरीके से हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। अगर एग्जीक्यूट किया होता, इतना बड़ा नेशन है हम, इतनी बड़ी आबादी है, इतना ज़्यादा मैसिव अलग अलग चीज़ों के लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात आती है दुनिया के इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के इंडेक्स के बारे में या रैंकिंग के बारे में, देन क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के पास में केवल 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे वो रैंकिंग देता है। तो हमारे, आप कहोगे 11 इंडस्ट्री तो आ रही है ना, ये मैं बता रहा हूँ टॉप 500 में, टॉप 500 में 11 इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज़ कह रहा हूँ 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी टॉप 500 के अंदर में। और इनमें से ज़्यादातर दोस्तों 100 के बाहर आ रही हैं, यानी 100 के पार वाली रैंकिंग दी गई है। तो हम कर क्या रहे हैं, क्या हमने अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी पे काम नहीं किया? क्योंकि जो ये क्वालिटी वाले इंडेक्स तैयार होते हैं, इस इंडेक्स में यही तो देखा जाता है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर में रिसर्च को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है, फैकल्टीज़ यहाँ पर कैसे हैं, फैकल्टीज़ के क्वालिफिकेशंस, बच्चों का यहाँ पर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो क्या आपने काम नहीं किया है? तभी तो इंडेक्स पीछे है, या इंडेक्स में हमारे इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो करंट समय पर बढ़िया नहीं कर पा रही हैं। फिर राइटर यहाँ पर एक और चीज़ और मेंशन करते हैं। राइटर कहते हैं चलो इन सब बातों को छोड़ो, एक चीज़ और है कि हम लोगों ने कुछ और भी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। अब सर जब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो है आकाश टैबलेट। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रिंट, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करे। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, इसमें खर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन इसका कोई आउटपुट निकल कर नहीं आया। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आविष्कार के मामले में कौन कौन सी कंट्रीज किस किस रैंकिंग पर है उसके बारे में। 2024 में हमारी रैंकिंग इंप्रूव तो हुई, हम 39 नंबर पर आए। लेकिन दोस्तों 39 पर आने के बावजूद भी हम कुछ कंट्री से पीछे हैं, मलेशिया से। क्या मलेशिया से पीछा होना हमारा बनता था? मलेशिया की रैंकिंग है 33, हम पीछे तुर्की से भी हैं। क्या तुर्की से पीछे होना हमारा बनता था? ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। फिर आता है दोस्तों पेटेंट का मामला। जब हम पेटेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो याद रखिए, पेटेंट यानी कॉपीराइट वाला जो होता है सिनेरियो, उस पर पेटेंट लिया जाता है। तो पेटेंट के मामले में यहाँ पे देखोगे तो इंडिया से ज़्यादा पेटेंट्स की तरफ फाइलिंग नहीं होती है, ज़्यादा पेटेंट्स की तरफ हमारे प्रोडक्ट नहीं जाते, क्योंकि आपने कोई नया आविष्कार किया है, नया इनोवेशन किया है,
तो नया इनोवेशन करने के बाद में आप उसको उस पर पेटेंट लेना पड़ता है। पेटेंट लेने का मतलब यहाँ पर यह है कॉपीराइट ले लिया ताकि भविष्य में कोई इसको कॉपी ना कर सके। आपकी तरफ से पेटेंट फाइलिंग बहुत कम हो रही है, जबकि चाहे चाइना हो दूसरे कंट्रीज़ हो, वहाँ पे पेटेंट फाइलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि नए नए प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं। तो राइटर कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है ना, और ये सब कुछ जो सिचुएशन चल रही है, फिर आप कहोगे कि स्टार्टअप्स तो ग्रो कर रहे हैं ना इंडिया में। तो राइटर कहते हैं स्टार्टअप्स केवल और केवल एक ट्रैप है, और स्टार्टअप्स को इंडिया में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करते हैं या दूसरे देशों में बात करते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइक चाइना, यूएस, इजराइल, तो स्टार्टअप का मतलब होता है कि वो देश सेमीकंडक्टर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं दोस्तों? जब हमारी बात आती है तो हमारा मेन स्टार्टअप्स किस चीज़ को लेकर है? फूड डिलीवरी ऐप या लो टेक सर्विसेज, ये है हमारे स्टार्टअप्स। हमें भी एक बड़ी इंडस्ट्री में ग्रो करना ज़रूरी है। वो तो तब होगा जब यहाँ पर हमारा शुरुआती बेसिक एजुकेशन सपोर्ट मजबूत होगा, क्योंकि नहीं तो फिर हमारी गवर्नमेंट नए नए ऐप, फूड प्रोडक्ट, यही सब चीज़ें यहाँ पर स्टार्टअप्स के तौर पे लॉन्च हो रहे हैं, और वो भी हमारी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हमारे लिए सही नहीं है। फिर लास्ट में ऑथर क्या क्लेम करते हैं? ऑथर कहते हैं द प्रॉब्लम इज़, आज हमारे पास में खुद की टेक्नोलॉजी जो ऐप वगैरह आ रही है वो हम यूज़ नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने क्वालिटी एजुकेशन पे काम नहीं किया है, रिसर्च पे काम नहीं किया है, शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है। फिर राइटर यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ जाते जाते यूजीसी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, को भी लपेट देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर ये कहते हैं कि देखिए, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या है? जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली उनका सिलेबस डिसाइड करना, उन यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने का काम ये यूजीसी करता है। राइटर कहते हैं कि भैया यूजीसी जो है ये रेगुलेटरी और फाइनेंशियल अथॉरिटी दोनों है। रेगुलेट भी करता है और फाइनेंस, यानी कि उस इंडस्ट्री में उस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा जाएगा, कितना खर्च करना है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल भी यूजीसी के पास में ही है दोस्तों। तो ये कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है एग्जैक्टली? प्रॉब्लम यह है कि यूजीसी का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कंट्रोल हो चुका है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं कर सकती हैं। जो सिलेबस है यूजीसी के हाथ में है, सब कुछ यूजीसी के हाथ में है। यूनिवर्सिटी अगर कहीं पर स्किल्स के ऊपर में काम करना चाहती है तो यूजीसी वो करने नहीं देगा। यूजीसी यहाँ पर क्या कर रहा है? यूजीसी सारी की सारी ऑटोनॉमी को लेकर बैठा हुआ है। यूजीसी का एक बहुत बड़ा दबाव है सभी यूनिवर्सिटीज़ पे। तो राइटर ने लास्ट में पता है क्या बोला? लास्ट में एक सजेशन भी दिया कि जब बात कर रहे हैं यूजीसी की, तो इंडिया वुड प्रोबेबली बी बेटर ऑफ इफ द यूजीसी वॉज शट डाउन। हम लोग बेटर तरीके से चल सकते हैं अगर यूजीसी को बंद कर दिया जाए। तो सजेशन है कि यूजीसी को अबॉलिश ही कर दो, खत्म ही कर दो, क्योंकि यूजीसी आज के समय पर एक प्रॉब्लम बन चुका है, एक बैरियर है जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन पे नहीं पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ाना है देन वी हैव टू अबॉलिश द यूजीसी। तो एजुकेशन को लेकर ये पूरा डिस्कशन है। आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। पूरा का पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे राइटर बात करता है एनर्जी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। अब एनर्जी जो है वो दुनिया की एक परमानेंट इकोनॉमी है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एनर्जी नहीं है, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। ये है परमानेंट इकोनॉमी। हम टेम्पररी इकोनॉमी के लिए परमानेंट इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। ये हमारे ऑथर जो है कहना चाहते हैं। ऑथर हैं पी राघवन साहब। देखो, ऑथर का नाम वगैरह ध्यान रखना ज़रूरी नहीं होता है। मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं क्या नाम ध्यान रखें? बिल्कुल नहीं, नाम वगैरह ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं। अब सुनिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट जो बात मैं को बता रहा हूँ। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, बहुत शानदार है। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी, ऐसा यहाँ पे कोट आप यूज कर सकते हैं। देखो, आर्टिकल से ही मिलता है। अब ये कोट मिल गया ना, एनवायरमेंट को लेकर कुछ है, मान लो एनवायरमेंट ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, या एसए का टॉपिक है जो एनवायरमेंट और इकोनॉमी को थोड़ा सा लिंक कर रहा है, बेस्ट है, शुरुआत करो। दो आप कह सकते हैं कोमा में इसको लिखो और सबसे पहले कोट ही लिखो, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। अब आगे यहाँ पर डिस्कशन शुरू करो, या लास्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है? राइटर कहते हैं कि इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। इसका मतलब है कि ह्यूमन का सर्वाइवल, एक इंसान का जीवन, उसका विकास, ये डायरेक्टली पूरी तरह से डिपेंडेंट है नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर एनवायरमेंट पे हो रही है, नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या हमेशा हम पैसों से कंपैरिजन करेंगे या पैसों से कंपेयर किया जाएगा? नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी एस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है,
जब भी आप अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल होता है, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन आज यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू नेचर कंजर्वेशन या नेचर प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, राइटर कहते हैं कि देखिए, जो असल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है ना, वो अगर आप अपने देश को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नेचर को डिग्रेड होने से बचाना होगा, नेचर को बर्बाद होने से प्रोटेक्ट करना होगा, यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करना होगा। तीसरा ये कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बचा रहे हैं, किस तरीके से लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी किसी पर्टिकुलर कंट्री में तब आती है जब वो एक बैलेंस बना के चलता है। बैलेंस किस किस चीज़ के बीच में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में। दोनों को बैलेंस कर लो। डेवलपमेंट का मतलब यही थोड़ी है एनवायरमेंट को बर्बाद करो, पेड़ों की कटाई करो, नहीं। एक तरफ आप एनवायरमेंट को सुरक्षा भी तो दे सकते हैं ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी है, मैंने आपको बताया, बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करके आ सकती है और बैलेंस करना हमने सीखा है। लेकिन आज के समय का जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है दोस्तों, करंट समय पर जो लोग हैं वो एकदम एनवायरमेंट से कटते चले जा रहे हैं, एनवायरमेंट से अपने आप को कह सकते हैं डिटैच करते चले जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे वो नेचर पे ही डिपेंडेंट थे, और आज देख पाओगे आज भी हमारे डिपेंडेंस नेचर पर ही है। नेचर को बर्बाद करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नेचर पलट कर आपको जवाब नहीं देगा, क्या ऐसा होगा? नहीं। आज आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से गर्मी पड़ रही है। ये क्लाइमेट चेंज को ही तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पेड़ लगा रहे होते उसके बदले में, तो आज हमारी पृथ्वी काफ़ी ठंडी होती, क्योंकि जो कार्बन एमिशन हम, जो प्रदूषण हम कर रहे हैं, वो प्रदूषण को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर ये पेड़ खड़े होते, इस तरीके से सपोर्ट दे रहे होते। ठीक है। अब जब यहाँ पर देखोगे तो जो ह्यूमंस हैं, वो ह्यूमंस अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर नीड्स की, भविष्य की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि नहीं पता है कि आज आप अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर को ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ही नहीं जब वो नेचर आपके लिए बड़े बड़े डिजास्टर लेकर आएगा। तो क्या सेव कर रहे हैं आप एनवायरमेंट को बर्बाद करके, नेचर के लिए, मतलब नेचर को बर्बाद करके फ्यूचर के लिए क्या सेव करना चाहते हैं? जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड नेचुरल। लेकिन क्लाइमेट चेंज के पीछे का कारण है क्या? कारण खुद यहाँ पर दोस्तों वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स ह्यूमन एक्शंस, हमारी खुद की हरकतें, जिसने यहाँ पर लगातार एनवायरमेंट को बर्बाद किया है। तो आज वो एनवायरमेंट अपना खुद का रूप भी दिखा रहा है। आज वही गर्मी हमसे झिलती नहीं है। फिर हम कुछ और नए नए लॉज लेकर आने की बात करते हैं, फिर अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस की जब बात आती है दोस्तों, तो क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट अ साइंटिफिक इशू, कोई साइंस बेस्ड इशू नहीं है। क्लाइमेट क्राइसिस यहाँ पर एक मॉरल इशू है। मॉरल इशू मतलब हमें यहाँ पर वो लिमिट समझनी चाहिए, हमें नेचर की लिमिट समझनी चाहिए। भाई सर्वाइव तो आपने करना है, आज नहीं, आप नहीं रहोगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन रहेगी, तो कम से कम उसी के लिए नेचर को प्रोटेक्ट कर लो। समझ गए? और जो ह्यूमंस है दोस्तों, इनको अपने नेचर के साथ में इमोशनली कनेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन आज हम वहाँ पे कोई कनेक्शन हमारा दिखता है नहीं, जिस तरीके से बर्बादी हो रही है। क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज दोस्तों नया नहीं है, बट खाली ये शुरू से हो रहा है। आज यहाँ पर इसकी गति बढ़ चुकी है और इस गति को बढ़ावा मिलेगा, और हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी एक्शन नहीं लेगा। आपका फ्यूचर खुद खतरे में है। आज आप खुद एक्शन लेंगे, अपने फ्यूचर जनरेशन को सिखाएंगे कि हाँ भैया हमें ये नहीं करना है, अपना नेचर है, नेचर की वजह से हम हैं, रिस्पेक्ट कीजिए जिसकी वजह से आप हैं। समझ रहे हैं? भले ही यहाँ पर कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही हो, या एक से एक बड़ी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं, कंजर्वेशन यानी नेचर की प्रोटेक्शन यहाँ पर आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। क्योंकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ये हमारा नींव है, हमारा फाउंडेशन है। समझ गए? इमोशनली इनके साथ में बॉन्ड बनाइए, इमोशनली अपने आप को यहाँ पर इनके साथ में कनेक्ट कीजिए, ना कि यहाँ पर इसको बर्बाद कीजिए। आई होप आपको यहाँ पर राइटर का ये क्लैरिटी, ये सुझाव, जो भी कहना है, क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल।
एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राइट टू रिपेयर। आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं दोस्तों। अधिकार मतलब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके कुछ कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, फिर आपके डीपीएसपीस के थ्रू भी यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको राइट्स मिलते हैं। यहाँ पे हम अनोखी राइट की बात कर रहे हैं और वो है राइट टू रिपेयर। ध्यान रखिए क्या है राइट टू रिपेयर। रिपेयर मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, आपका मोबाइल फ़ोन है ख़राब हो गया है, ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है तो उसको सही करवाना है, यानी उसका रिपेयर करवाना है। तो रिपेयर करवाने के लिए यहाँ पर आपके पास में ये राइट दिया गया है। तो कहोगे राइट तो मेरे पास में पहले ही था, देखो मामला क्या मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है मामला, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जैक्टली इशू क्या है दोस्तों आज से पुराने वाले आप अगर अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या दूसरे आइटम्स देखोगे तो पुराने ज़माने वाले जो ये आइटम्स हैं वो ज़्यादा समय तक चलते थे, इनकी लाइफ ज़्यादा हुआ करती थी। पुराने मोबाइल फ़ोन देख लो, बड़े टिकाऊ थे, बड़े चलते थे। आज के मोबाइल फ़ोन यहाँ पर आज के ज़माने के देख लो, मैक्सिमम जो लाइफ है 4 साल 5 साल, उसके बाद अपने आप ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इंसान की ज़रूरत हो जाती है कि भैया बदलना, उसको चेंज करना। और ये केवल मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है या आपके घर में कोई और आइटम है, इस तरीके का एसेंशियल आइटम्स हैं, इनकी एक लाइफ है और उस लाइफ को कहीं ना कहीं एक लिमिट के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती थी उन कंपनीज का कोई ऐसा खुद सेल्फ प्रॉफिट वाला मामला नहीं था। कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती थी इस तरीके से कि लाइफ टाइम भैया ये सामान चले। आज जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इनके पीछे का एक बहुत मेन मोटिव है विच इज़ प्रॉफिट, पैसा कमाना। पैसा कमाना कैसे, आपका जो मोबाइल फोन है कुछ समय बाद आप देख पाओगे खुद ही, आपने भले ही कितनी प्रोटेक्शन से रखा हो, खुद ही एक समय बाद यहाँ पर कहोगे यार ये तो बहुत ही बेकार हो रहा है। भले ही आपने कितनी सुरक्षा से उसे रखा हो, कभी नहीं गिरा, ये नहीं हुआ, फिर भी रीज़न यहाँ पर वो है क्योंकि कंपनीज ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही उसी तरीके से की है। इसका लिमिटेड ईयर ही इतने साल तक चलेगा, उसके बाद यहाँ पर ये आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आपको या तो फिर उसको रिपेयर करवाना होगा या तो फिर आपको न्यू प्रोडक्ट परचेज करना होगा, या तो नया खरीदो और रिपेयर करवाओ। भैया हम इंडियंस हैं, हम पहले बिलीव करेंगे रिपेयर के अंदर में कि भैया पहले ये सुधार हो जाए इसके अंदर, वही सही है, थोड़े समय और चला लेंगे, क्या दिक्कत है यार, अभी तो लिया था, है ना। रिपेयर करवाने में ज़्यादा बिलीव करेंगे। लेकिन रिपेयर करवाने में भी दोस्तों आपके पास में ज़्यादा राइट्स नहीं है, क्योंकि अगर आपको रिपेयर करवाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसी कंपनी पर जाना पड़ेगा जिस कंपनी से आपने परचेज किया है। अब क्योंकि उस कंपनी ने करा क्या, उस कंपनी ने या तो आपको रिपेयर करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अधिकार मतलब रिपेयर करने के कोई मैनुअल प्रेजेंट नहीं है कि हाँ भैया आपके फ़ोन में ये खराबी है, आप इसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये दिया होता तो हम तो खुद रिपेयर कर लेते, या फिर रिपेयर करने के लिए कोई आइटम इसमें पड़ना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, रिपेयर नहीं कर पाते तो भी पता है कि हाँ रिपेयर कैसे होना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, तो आप थर्ड पार्टी के पास में जाओगे जो ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करेगा। आप थर्ड पार्टी के पास में गए लोकल एरिया में, वहाँ पे रिपेयर करवा लिया। लेकिन होता क्या है कि अब ये मोबाइल कंपनियों का चक्कर ही अलग है। ये कहते हैं कि भैया आपको सर्विस करवानी है, क्योंकि पहले तो इन्होंने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कुछ समय बाद परेशान करने लगेगा। अब परेशान करने लगेगा तो आप करवाने जाएंगे रिपेयर। अब रिपेयर करवाने जाएंगे तो रिपेयर करवाने के लिए उसमें कुछ आइटम डलना होगा, है ना। रिपेयर करवाने के लिए उसमें मान लो उसमें कुछ सामान डलना है, तो वो सामान वहाँ पे लोकल थर्ड पार्टी के पास मिलेगा ही नहीं। वो सामान केवल और केवल ओरिजिनल कंपनी वाले के पास मिलेगा। तो भैया रिपेयर करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल कंपनी वाले के पास जाना होगा। अब ओरिजिनल कंपनी जिसका फ़ोन था उसी के पास में गए, वो भैया लेता है बहुत सारे पैसे। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आप सोचोगे यार मैंने इसमें 2-3 हज़ार रुपये लगा दिए, इससे अच्छा यहाँ पर 8-10 हज़ार रुपये डाल के और एक मोबाइल फ़ोन ले लेता। आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं भी सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, दोनों तरीके के आपको मोबाइल फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो फिर इंसान वापस से न्यू प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। फिर 3-4 साल बाद फिर वही कहानी आ जाती है। तो लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो गए इन सब चीज़ों से। यूएसए के अंदर में दोस्तों प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, और प्रोटेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पर मांग की गई एक अधिकार की, एक राइट की, और इस राइट को नाम दिया गया राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर कि भैया रिपेयर करने का हक दो हमें, ठीक है, हमें ये बता दो रिपेयर कैसे होगा और कुछ आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल करवाओ, ताकि ऐसा सामान खराब हो तो ज़रूरत ना पड़े कि हम ऐसी ऑफिशियल कंपनीज के पास दोबारा जाएं, थर्ड पार्टी से कम यार सही करवा लें। ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसको लेकर दोस्तों काफ़ी बवाल भी हुआ, और इंडिया में भी यहाँ पर रिसेंटली रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ है। याद रखिए रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक्चुअली में क्या हुआ, पिछले सप्ताह की बात है। पिछले सप्ताह ये जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, DOCA, तो इसी डिपार्टमेंट ने दोस्तों रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को रिसेंटली रिलीज किया।
और इस इंडेक्स के अंदर में मेन फोकस यहाँ पे किया गया है और रेटिंग दी गई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जिनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है, ये हमारा मेन पर्पज़ है ना। एक्चुअली में क्या होता है, राइट टू रिपेयर ये अधिकार लोगों को कब मिल जाता है, या उनका अधिकार ये पूरा हो रहा होगा जब उनके मोबाइल फ़ोन हैं, एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हैं, अप्लाइंसेस हैं, सॉरी, तो इन सब का आराम से रिपेयर हो सके। मार्केट में सारे उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, उसका रिपेयर करने का कॉस्ट बहुत कम है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, रिपेयर की इन्फॉर्मेशन आपके पास में, थर्ड पार्टी के जाके पास जगह रिपेयर करवा सकते हैं। तब तो यहाँ पर ये उसको कह सकते हैं सारे अधिकार उसके मिल रहे हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो रहा है कि यहाँ पे ये अधिकार मिलते ही नहीं है इन कंपनीज की साइड से, ठीक है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया बहुत सारे हमारे घर के सामान हैं, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, ये पुराने मॉडल वाले लंबे समय तक चलते हैं। नए मॉडल वाले का एक टाइम सेट होता है, इस समय बाद यहाँ पर खराबी दिखाना शुरू कर देंगे। फिर एडिशनली आज के समय पर देखो, रिपेयर करने में जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है बहुत महंगा है, कॉपर वगैरह यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जो कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि भैया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिमिनिश कर दें, कम कर दें। पहले कॉपर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता था, सस्ता था, आपके प्रोडक्ट लंबे समय तक चलते थे। अब उसमें मटेरियल ही बहुत गंदा सा इस्तेमाल किया गया है, कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है। अब आप रिपेयर करवाने जाएंगे, नया सामान डाला जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ जो महंगा पड़ जाता है हमें, हम जा रहे हैं फिर उसके बाद में नया प्रोडक्ट परचेज करने, वो भी कुछ समय बाद ख़राब हो जाएगा। तो इंसान करे क्या, इंसान ने यहाँ पर राइट टू रिपेयर की मांग की। यूएस के अंदर राइट टू रिपेयर मूवमेंट शुरू हुआ, जहाँ पे कंज्यूमर्स लगातार पुश कर रहे थे कि भैया जो हमारे लोग हैं उनको ये सब सर्विस दी जाए ताकि थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा सकें। क्योंकि एक एग्जाम्पल शेयर किया गया, एग्जाम्पल इज अबाउट मैकडोनल्ड आइसक्रीम मशीन। मैकडोनल्ड में आइसक्रीम मशीन है दोस्तों, ये आइसक्रीम मशीन में अगर खराबी हो गई तो ये कहाँ पे इंप्रूव होगी या रिपेयर कहाँ पे होगी, ये कहीं पे रिपेयर नहीं होगी, केवल और केवल टेलर कंपनी टेक्नीशियंस ही यहाँ पर इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो ये तो मोनोपोली बना रहे हैं ना, हम ही बेचेंगे, हम ही रिपेयर करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, जितना दाम होगा, जितना पैसा होगा, हम आपसे मांगेंगे। तो इंडिया के अंदर में ये जो अप्रोच है दोस्तों, ये चेंज करने के ऊपर में फोकस की जा रही है। भारत में भी ये आप कह सकते हैं जो रिपेयर सर्विस है उसको ईजी करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इससे तो फायदा ही होगा ना, अगर रिपेयर सर्विस बढ़ाई जाएगी तो भैया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम किया जाएगा, ई वेस्ट को। कल मैं आपको बता ही चुका था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर पूरे भारत के अंदर या पूरे दुनिया भर में। तो रिपेयर करते रहेंगे, बार बार सामान को इस्तेमाल करते रहेंगे तो सर्कुलर इकॉनमी वो यूज़ होता रहेगा। नहीं तो फिर एक बार सामान यूज़ किया, फेंक दिया, उसके अंदर में अलग अलग प्रकार के एसिड्स हैं, लेड उसमें से रिलीज़ हो रहा है, और भी प्रकार के एसिड रिलीज़ हो रहे हैं, टॉक्सिक मेटल रिलीज़ हो रहे हैं, वो इंसान के लिए खतरनाक हैं। इस बात को तो समझना होगा ना हमें, समझ गए। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे वो है ये वाला, जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WTO के बारे में। और मैटर क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इंडिया ने यहाँ पर नोटिफाई किया, और देखो रिसेंटली यूएस ने, पहले तो अभी ट्रेड वॉर इस तरीके से टैरिफ वॉर वगैरह ये सब कुछ आपने यूएसए का देखा होगा, जो सब कुछ चल रहा था पूरा मामला। यूएसए ने क्या बोला, क्योंकि हम क्या करते हैं ना इंडिया वाले, बहुत सारा एल्यूमिनियम और बहुत सारी जो स्टील है वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो बेचते हैं अलग अलग देशों में, यूरोप में भी बेचते हैं, और इसको बेचा जाता है यूएसए में भी। तो यूएसए ने यहाँ पर ये बोला कि देखिए, यूएसए ने पहली बात तो WTO के नियम के हिसाब से काम नहीं किया। WTO के नियम के हिसाब से पहले हमें कंसल्ट करना चाहिए था, पहले हमें यहाँ पर बताना चाहिए था, उसके बाद इस प्रकार का कोई स्टेप उठाना चाहिए था। लेकिन ऐसा काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली अपने जो मर्जी हैं उस मर्जी के मालिक। और इन्होंने यहाँ पर ये सीधा भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम जाता है उस पर 25% का टैक्स लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। अब भाई इंडिया हो गया नाराज़, 25% का टैक्स महंगा हो गया, बिकेगा ही नहीं वो, हमारी इंडस्ट्रीज़ को लॉस होगा। इंडिया ने बोला कि देखिए हम भी यहाँ पर आपके रिटेलिएशन में लगा रहे हैं। इंडिया ने यहाँ पर रिटेलिएट किया, इंडिया ने प्लान किया है कि देखिए हम भी, क्योंकि हम भी यूएस से व्यापार तो बहुत करते हैं, व्यापार में हम फ़ायदे में रहते हैं, यूएस हमको बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है, तो अब हम भी जो $7.6 बिलियन का व्यापार है, इस $7.6 बिलियन के ऊपर में हम भी टैरिफ इम्पोज करेंगे, टैक्सेस को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यूएस ने खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अग्रीमेंट्स को, इनके लॉज को वॉयलेट किया है। क्योंकि यूएस ने, क्योंकि नियम ये बोलते हैं कि इस तरीके का टैक्स लगाने से पहले उस देश के साथ में बातचीत करनी चाहिए थी, कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, बट यूएसए ने ऐसा नहीं किया। तो ये जो टैरिफ हैं, इस टैरिफ के माध्यम से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है
कि आज अगर आप देखोगे जो ये टैरिफ है, इस टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो डिस्प्यूट है या जो पूरा का पूरा जो विवाद है, ये आज के समय पर ट्रेड में और भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डालेगा, क्योंकि इंडिया ने भी रिटेलिएशन कर दिया है। और ये दोस्तों यूएसए का पहली बार नहीं है इस तरीके से टैरिफ इंपोज करना। यूएसए पहले भी कर चुका था 2019 में। इंडिया को जीएसपी का बेनिफिट बंद कर दिया था। जीएसपी मतलब ये होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसके थ्रू यहाँ पर इंडिया को व्यापार में फ़ायदा मिलता था। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया था, धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव किया गया। तो अब फिलहाल तो यही बोला जा रहा है सर, अगर ऐसे टैक्सेस इंपोज होंगे तो इंडिया भी अपने राइट्स को ऑब्वियस सी बात है रिजर्व करता है। या तो हम डब्ल्यूटीओ के अंदर जाएंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ को आपने डिसफंक्शन कर दिया है, वो सही तरीके से यूज़ हो नहीं रहा है। उसके अपीलेट बॉडीज़ के अंदर में कोई मेंबर्स आपने अपॉइंट करे नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अब हम करें क्या? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम भी रिटेलिएशन में टैरिफ इंपोज करेंगे, टैक्सेस इंपोज करेंगे। तो इंडिया का जो रेसिप्रोकल मेजर है, इससे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आज के समय पर व्यापार को लेकर और भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इंडिया नोटिफाइज WTO ऑफ प्लान टू इम्पोज रिटेलिटरी टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट्स। आई होप आप समझ चुके हों रिटेलिटरी क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किया है, उसके बारे में डिस्प्यूट है। उसके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया कि इस डिस्प्यूट का कॉन्टेक्स्ट है क्या। भारत ने WTO को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई $7.6 बिलियन का जो ये गुड्स का ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इस पर हम भी टैक्सेस को इम्पोज करेंगे, है ना। क्योंकि यूएसए ने हमारे ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया है हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर में। इससे पहले 2018 में भी ये कर चुके हैं, और फिर उसके बाद अब 2025 में भी दोबारा यही काम करने की इनकी कोशिश है। प्रॉब्लम यह है कि WTO के नियम के उल्लंघन हुए हैं, जिसके थ्रू अब WTO भी बीच में नहीं बोल रहा है। तो इंडिया के पास में कोई ऑप्शन है नहीं, इंडिया विल रिटेलिएट, और बिल्कुल सेम वे में रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है ना। यूएसए को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर में स्टील और एल्यूमिनियम दोनों का दोनों भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है इनको। क्योंकि इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के थ्रू हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती है, इकॉनमी को पुश मिलता है। क्योंकि दोस्तों चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का, और चाइना के बाद में इंडिया है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील आफ्टर चाइना। समझ गए। और ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकॉनमी के अंदर में, है ना, हमारी इकॉनमी के अंदर में। उसके अलावा यहाँ पर इससे मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारे देश का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सपोर्ट करती है ये पर्टिकुलर इकॉनमी। समझ गए। फिर अब प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी की बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ टोटल स्टील प्रोडक्शन देखोगे तो 2023 में इंडिया ने 120 मिलियन टन के आसपास कच्चा स्टील बनाया था साल 2023 में। दूसरा देखिए, इंस्टॉल कैपेसिटी, इंडिया की जो टोटल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हर साल यहाँ पर आप देखोगे 150 मिलियन टन से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि आप देखो 21-22 के अंदर में इंडिया ने लगभग 13 मिलियन टन के आसपास स्टील को एक्सपोर्ट किया है। यूएई, इटली और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए भी इसके अंदर में शामिल है। अब बात आती है इसके की प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो आप देखिए इंडिया के अंदर में जैसा आपने देखा कि इंडिया में स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन कौन है? टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देन JSW स्टील आपको देखने को मिलेगा, है ना। और स्टील के प्रोडक्ट ज़्यादातर यहाँ पे फ्लैट प्रोडक्ट, लॉन्ग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी स्टील, ये सब इंडिया के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, सरकार के इनिशिएटिव में बहुत सारे इस स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। फिर बाद में आती दोस्तों हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, क्योंकि भारत एल्यूमिनियम भी एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, तो एल्यूमिनियम के ऊपर भी यूएसए ने टैक्स लगाया है। तो इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील का भी और एल्यूमिनियम का भी। चाइना के बाद हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। एल्यूमिनियम का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में इनका यूज़ होता है। फिर बात आती है प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी के बारे में। तो जो टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है दोस्तों 2023 के अंदर में इंडिया ने 4.1 मिलियन टन के आसपास एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया 2022 एंड 2023 के अंदर में। ठीक है, और इंडिया बहुत सारे एल्यूमिनियम को रिसाइकिल भी करता है, याद रखिए। आज भारत के अंदर में एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के नाम है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो अगेन मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप को हम बहुत सारा एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं। दैट्स इट। चलिए अगली खबर यहाँ पे आती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्रीकल्चर, एंड यहाँ पे बात हो रहा है JCI। JCI इज़ जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जूट के ऊपर जो सरकार MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है ताकि फार्मर्स को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके।
पहले जो हमारे किसान हैं, ध्यान रखिए, पहले जो हमारे किसान हैं वो सरकार को जो जूट बेचते थे वो बेचते थे 5,335 रुपये प्रति कुंटल। अब यहाँ पर एमएसपी बढ़ा दिया, यानी सरकार कह रही है अब हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। कितना? एक कुंटल का जो पहले 5,335 दे रहे थे अब आपको मिलेगा 5,650। क्योंकि बीच में क्या होता है, फार्मर्स को कम पैसा मिलता है, कई बार तो कम पैसे चक्कर में इधर उधर उनको बेचना पड़ जाता है, जिससे और ज़्यादा घाटा हो जाता है। तो इसलिए फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए जूट का जो एमएसपी है स्पेशली यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ करने वाली बॉडी कौन सी है? वो है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिए, जो भारत के पूरे जूट इंडस्ट्री को मैनेज करती है। कितना इंक्रीज़ किया गया ये ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ताकि यहाँ पे हमारे जो जूट को ग्रो करने वाले फार्मर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल सके, उनको अच्छा पैसा मिल सके, ये हमारा मेन पर्पज़ है। ये होता है दोस्तों जूट। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बैग वगैरह बनते हैं, बोरा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, जिसका उपयोग होता है। एग्जाम के लिए दोस्तों पता है इस आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं है, वही तो एमएसपी बढ़ा दिया गया है, हम करें क्या इसमें, है ना। तो आपको करना है, बहुत कुछ करना है। सबसे पहले आपको जूट के बारे में पता होना चाहिए, जूट एग्जैक्टली है क्या। चाहे वो टी हो, कॉफ़ी हो, रबर हो, वेरियस चीज़ें हो, इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं पहले। जब जूट को कल्टीवेट किया जाता है, खेतों में ग्रो किया जाता है, तो जूट को ग्रो करने के लिए जब हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट रहेगा तो ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए बंगाल वगैरह के अंदर में ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। सॉइल वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल बेस्ट मानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला जो रीजन है, अगेन वही वेस्ट बंगाल वाला रीजन की हम बात करेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, उसके आसपास की मिट्टी काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है जूट को प्रोड्यूस करने में। आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है जूट का? तो इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ठीक है। हम लोग प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत बड़ा सप्लायर भी हैं, बहुत सारा जूट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर भारत के साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश एंड चाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश एंड चाइना दोस्तों यहाँ पर इंडिया को फॉलो करते हैं प्रोडक्शन के मामले में। बांग्लादेश कई बार जूट एक्सपोर्ट के मामले में लीड करता है, बांग्लादेश कई बार हमसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है। एक्सपोर्ट शेयर में बांग्लादेश डोमिनेट करता है, प्रोडक्शन में इंडिया डोमिनेट करता है। याद रखिए, एवन इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट के मामले वो केवल 7% है, जबकि बांग्लादेश यहाँ पे 75% के आसपास दुनिया भर का जो जूट है वो एक्सपोर्ट करता है। रिमेंबर दिस, बहुत काम का है ये। हम प्रोड्यूसर होने के साथ साथ यहाँ पे हमारा मतलब प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया में सबसे बड़े हैं, लेकिन हम अपनी आबादी की ज़रूरत को ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, पहले अपनी ज़रूरत पूरा करेंगे तभी तो बेचेंगे, इसलिए हमारा इंटरनेशनल मार्केट में शेयर कम है। बाकी जूट के प्रोडक्शन की जब बात आती है तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल टॉप पर है, सेकंड असम है, थर्ड बिहार है। ये हमारे मेजर स्टेट्स हैं, 3 मेजर इंडियन स्टेट्स। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बगल से असम और बगल से बिहार भी हैं। तीनों में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे देश का 99% इंडिया का जूट प्रोडक्शन इन्हीं 3 पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर में होता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उस नदी के किनारे का जो बेसिन है, मिट्टी है, बहुत उपजाऊ है, वहाँ की रिच एलुवियल सॉइल है, जो एक बहुत अच्छी कंडीशन जूट को ग्रो करने में देती है। ना क्वेश्चन यह है, हम सर जूट को ग्रो करके करते क्या हैं? जूट को कई बार गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। एग्जाम में गोल्डन फाइबर को लेकर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन फाइबर क्या होता है। तो जूट इज ऑल्सो ऑफन रेफर्ड एज द गोल्डन फाइबर। क्यों? क्योंकि इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है। इसके यूजेस की बात करेंगे, गनी बैग्स में इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत सारे मैट बनते हैं, है ना, पायदान, रस्सियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। कारपेट्स बनते हैं, आर्टी क्राफ्ट्स, बहुत सारी कलाकारियाँ की जाती हैं जूट के माध्यम से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने अभी तक जेसीआई के बारे में नहीं पढ़ा, विच इज़ जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जेसीआई को लेकर, तो पता होना चाहिए जेसीआई क्या है। जैसे एक बार हम चाय के पत्ती के बारे में पढ़ते रहते थे, क्वेश्चन पूछ लिया गया टी बोर्ड के बारे में, समझ रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए जूट कॉर्पोरेशन क्या है। तो ये बॉडी है जिसका मेन काम है जूट इंडस्ट्री को ग्रो करना, प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देना। इस बॉडी को 1971 के अंदर में फाउंड किया गया, भारत सरकार के अंडर में आती है। हेड क्वार्टर याद रखिए, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, तो वेस्ट बंगाल में ही यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली कोलकाता में ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, कपड़ों वाला जो मंत्रालय है उसी के अंडर में काम करता है, याद रखिए। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है? फार्मर्स को सपोर्ट करना, परचेजिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर काम करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करना, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना।
ठीक है। जूट इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पे आपके पास में 3 मेजर पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो उसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियाज़ जूट प्रोडक्शन। तो भारत के जूट प्रोडक्शन की जब बात आती है दोस्तों, तो याद रखिए दुनिया का जितना भी जूट का उत्पादन होता है उसका 55% इंडिया करता है। दूसरा पॉइंट, की स्टेट्स फॉर जूट कल्टीवेशन। यहाँ पर आप देखोगे तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की जब बात आएगी इन इंडिया, तो उसमें वेस्ट बंगाल है, असम है एंड बिहार है। दीज आर दी 3 स्टेट्स विच आर द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ जूट जो हमारे इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन तीनों में से भी आपसे पूछ लिया जाए विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, तो वो है दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल अकेला ही भारत के जूट प्रोडक्शन में 60% का कंट्रीब्यूशन देता है। समझ गए। एक्सपोर्ट इतना हम करते नहीं हैं, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, आपको बस यहाँ पर इतना पता होना चाहिए। काम खत्म दोस्तों, एक आर्टिकल और रह गया है, उस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे। सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, ऑलरेडी डिले हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।